नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 9वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। राय साहब के दशहरे के जलसे में उनके सहपाठी और मित्रगण हंसी मजाक से महफिल सजाए हुए थे। उसी समय एक लंबा तगड़ा अफगान पठान वहां बंदूक की नोक पर सबको बंदी बना लेता है और कहता है कि उन लोगों ने उसके आदमियों से 1000 रुपये लूटे हैं, या तो वह पैसे लौटाएं या मरने को तैयार हो जाए। ये सब चल ही रहा था कि वहां होरी आ जाता है और खान पर झपट पड़ता है। इसी हाथापाई में वह खान की दाढ़ी खींचता है तो वह दाढ़ी उसके हाथों में आ जाती है। तब सबको पता चलता है कि वह कोई खान नहीं बल्कि मिस्टर मेहता है, और यह भी उसी मजाक का एक हिस्सा था। दूसरे दिन सभी शिकार खेलने निकलते हैं और शिकार के लिए दो दो लोगों की टीम बनती है, जिसमें मिस्टर मेहता और मिस मालती की एक टीम बनती है। दोनों एक साथ शिकार करने जाते हैं और इसी क्रम में मिस्टर मेहता मालती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती की ओर देखा। इनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, यह तुम समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो, और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो 2 दिन न पटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत वह खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काट कठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जला जला कर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू तो नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं इसके अंतःस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, बताओ तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? यही जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल्य इतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं। मालती ने होठ सिकोड़कर ऊपर सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुरा कर कहा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वामिनी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निराधार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। धाई की आवाज हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अब अभी जाकर लाता हूं, जाती कहाँ है? यह कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रखकर गड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आधे मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया न पा सके। चिड़िया जैसे मर के भी उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली, चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाते हुए बोली, पानी से निकल जाओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह रही।
मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास जाकर खड़े हो गए। युवती का रंग था तो काला और वह भी गहरा, कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़, आभूषण के नाम पर केवल दोनों हाथों में 2 मोटी मोटी चूड़ियां, सिर के बाल उलझे हुए अलग अलग। मुखमंडल पर ऐसा कोई भाग नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में एक ऐसा लावण्य भर दिया था और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर और कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वस्थ जैसे मेहता के मन में एक बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने और कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते देखा तो दौड़ी, शिकार खेलने आए होंगे ना? हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूं? रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचा कर सिर झुकाए बोली, लेकिन उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहां पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसके देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे भी तो कपड़े गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, ओह, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में ही खड़े रहते हैं। तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार, लेकिन बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। मेहता, लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ जो धरी हुई हैं। चिड़िया का सालन भी पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई थी, तभी से तेंदुआ उससे डरता है। मेहता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूँ, तुम चलो छाह में बैठो। नहीं नहीं, मैं ही बुला लाता हूँ। तुम थक गए होगे, शहर का रहिया जंगल में काहे आते होंगे? हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी रहेंगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाह में बैठे। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था। मानो वहां पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लेकर आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरे गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई हुई और निर्जीव। मालती ने बेदिली से कहा, पीपल की छाह बहुत अच्छी लग रही है क्या? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती 2 बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी, और अगर मेरे हाथों का खाओगे तो मैं एक क्षण में बोटियां सेक दूंगी। नहीं, अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है, और यहाँ कहीं कोई दूसरी दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ आकर क्यों पढ़ रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का भी तो आनंद उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएंगी, और किसी तरह निगल भी जाऊं तो हजम न होगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूं। रास्ते भर दौड़ा दौड़ा के मार डाला, और अब यहां लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने हुए बैठे थे।
युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल भुजाएं और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसके दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ। मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए थे। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी खींच ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे देती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए हुए झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लालसर के पंख झुलसाए गए, चूरे से उसकी बोटियां बनाई गई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया गया और चूल्हे के एक दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबलने लगी। मालती भवें चढ़ाए खाट पर खिन्न मन से पड़ी इस तरह यह दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहां क्या खड़े हो? मेरे सर में जोरों का दर्द हो रहा है, आधा सिर फटा जाता है, जैसे गिर ही जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझे मार डालने के लिए यहां ला रहे हो? तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है? क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्स है, वह सेमरी में है। उफ, सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखरे, आंखें धूल से लाल और सजल, सारी देह पसीने से तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ दिख रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे सिर में? आधे में बताती हैं। दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर। मैं अभी दौड़कर दवा लेकर आती हूँ, घिसकर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने जैसे सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधे घंटे के बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में कितना सेवा भाव, कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोल कर देखा। कहाँ गई वह कल्लुटी? गजब की काली है, जैसे कोई आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए कि कार यहाँ भिजवा दें। इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। मेहता, कोई दवा लेने गई है, कह रही थी उससे आधे सिर का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। मालती, इनकी दवाएं इन्हीं को फायदा करती हैं, मुझे न करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू ही हो गए हो। कितने छिछोरे हो, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी है, अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियां उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार ले आऊं। यद्यपि कार यहां आ भी सकेगी या नहीं मैं नहीं कह सकता। क्यों, उस कल्लूटी को क्यों नहीं भेज देते? वो तो दवा लेने गई है, फिर आकर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा।
इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है ना, वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप में और लू में ऊंची पहाड़ी पर न जाता। और हम तो केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, यह वह जानती है। वह किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़कर जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है। कहने से करना कठिन है, इसे तुम भी तो जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा। बस बस, वो देवी है, मैं मान गई। उसके वक्षों में उभार है, नितंबों में भारीपन है। देवी होने के लिए और क्या चाहिए। मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे। बंदूक उठाई और चलने को तैयार हो गए। मालती ने फुंकार मारी। तुम जा नहीं सकते मुझे अकेले छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ती हुई हांफती चली आ रही थी। वही कलुटी युवती, हाथ में एक झाड़ लिए हुए। समीप जाकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ खोज लाई, अभी घिसकर लगा देती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियां भी सेक देती हूँ, 2-1 खा लेना। बाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता था इस गवारिन के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहां और भी लोग होंगे। उनसे कहना कार यहां ले आए। जा, दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस गवारिन की दवा इन्हें नहीं जची तो न सही, उसका मन रखने को जरा सा लगवा ही लेती तो क्या हो जाता। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी। कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं, बाबूजी खाना खा लें, तुम दूध पी लो तो दोनों जने आराम करो। तब तक मैं मोटर वाले को बुला कर ले आऊंगी। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे के भेपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती पंखा झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दे, कहीं भागे तो नहीं जाते हैं। तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक सवाल की आंखों से देखा। यह क्या चाहती है? इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गवारिन मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूं बाई जी। तुम बड़ी हो तो अपने घर की बड़ी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती। मैं न जाऊंगी गाड़ी लाने। मालती ने डांटा, अच्छा, तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी? बता तो किसके इलाके में रहती है? ये राय साहब का इलाका है। तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने में तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी। मैं कौन सी रानी महारानी हूं कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने 2-4 कौर ही निगले थे कि मालती की बातें सुनी। कौर कंठ में अटक गया, जल्दी से हाथ धोया और बोले, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूं। मालती भी खड़ी हो गई। उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान नहीं बढ़ा रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसे ही लौंडिया मर्दों को पसंद आती है, जिनमें और कोई गुण हो या न हो, उनकी टहल दौड़ दौड़कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे कि इस पुरुष ने मुझसे यह काम करने को कहा तो वह देवियां हैं, शक्तियां हैं और विभूतियां हैं। मैं समझती थी वह पुरुषत्व कम से कम तुम में नहीं है, लेकिन अंदर से, संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्य को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी में, जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी,
ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे जाने न दूंगा। उसकी सेवाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नजर में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जल कर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूं, तुम उसकी चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, यह तुम्हारा नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।